सूडान के मसले को समझने के लिए पहले आपको जियोग्राफिया समझना होगा। इस किताब का नाम है प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी। इस किताब के अंदर जो कुछ बयान किया गया है वो पढ़कर आप हैरान होंगे। The British would only penetrate southern Sudan in the early 1900s. सूडान के अंदर जो अभी कॉन्फ्लिक्ट जारी है, इसके पीछे जो साजिश है वो बरतानिया की है। The oppression of the Sudanese by the Egyptians eventually sparked a Muslim uprising against them. तो स्टार्ट करते हैं। सूडान के अंदर जो कुछ अभी हो रहा है, बैक स्टोरी क्या है। मेरी तरह से आपने भी सूडान की वीडियोस और खबरें देखी होंगी। $3 billion in aid is needed to help Sudan's refugee crisis. Around 1 million people have been displaced after intense fighting broke out a month ago. जब मैं देखता था तो मेरे ज़हन में हमेशा ये सवाल आता था कि आखिर बैक स्टोरी क्या है। दीगर ममालिक को सूडान के अंदर क्या मफादात हैं और क्यों एक और मुस्लिम कंट्री के अंदर खुद मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं। कई दिनों की रिसर्च के बाद जो हकाइक सामने आए वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं और इस वीडियो में सूडान के बारे में वो तमाम हकाइक आपकी खिदमत में पेश करूंगा और ऐसे हकाइक के जो शायद ही आपने सूडान के बारे में सुने हों। तो चलिए शुरू करते हैं। Broke out in Sudan in mid-April. We've seen it on the streets and in the sky. Daring evacuation of the American embassy in Sudan. More than 400 people have died, close to 4,000 wounded. And a watching world is asking, what's happening in Sudan? सूडान 1 जनवरी 1956 में आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? बरतानिया और मिस्र से। अब देखिए कि जिन ममालिक में बरतानिया ने राज किया है, जिन ममालिक में बरतानिया ने हुकूमत की है, उन ममालिक का आपस में और दूसरे ममालिक के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, इसी तरह से हांगकांग की और चाइना की मिसाल ले लें, ताइवान की मिसाल, इसी तरह से और बहुत सारी मिसालें हैं। तो सूडान भी उन्हीं ममालिक में से है कि जहाँ पर बरतानिया हुकूमत करता था और फिर 1 जनवरी 1956 को सूडान आज़ाद होता है। 1956 को ये मुल्क आज़ाद होता है और 1958 के अंदर जो हुक्मरान होता है उसको गिरा दिया जाता है और फौजी हुकूमत आ जाती है और फिर यही सिलसिला आगे तक चलता जाता है। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन कौन इन्वॉल्व था, तो ये बहुत सारी डिटेल है। लेकिन मेन जो पॉइंट है वो ये है कि 2 साल के बाद, यानी मुल्क के 2 साल आज़ाद होने के बाद वहाँ पर एक हुकूमत गिर जाती है। उसको सेल्फ कू जैसे कहा जाता है। कू कहते हैं कि हुकूमत को गिरा देना, फौजी ताकत के ज़रिए से कब्ज़ा कर लेना मुल्क के ऊपर। 1958 अब्दुल्ला खलील सेल्फ कू के ज़रिए से ये हुकूमत से हट जाते हैं और इब्राहिम अबूद के नाम से ये मुल्क की कमान को संभाल लेते हैं। उसके बाद भाईजान क्या होता है, 1969 इस्माइल अल अजहरी, इनको ओवरथ्रोन कर दिया जाता है। गफ़ार के नाम से जो जनरल होता है वो इनको ओवरथ्रोन कर देता है। और इसी तरह से 1985 के अंदर गफ़ार नमेरी को अब्दुल ज़हाब जो है वो ओवरथ्रोन कर देते हैं। इसी तरह से 1989 सादिकुल महदी को ओवरथ्रोन करते हैं उमर अल बशीर। ये अहम पॉइंट है जो आपको समझाना है कि 1989 के अंदर उमर अल बशीर ने ओवरथ्रोन किया सादिक अल महदी को। अब यह हुकूमत में आ गए उमर अल बशीर। उमर अल बशीर कौन है? ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उमर अल बशीर हैं। अब भाईजान होता क्या है, इन्होंने देखा कि भाई पहले तो जितने भी हुक्मरान आए हैं, चाहे वो फौजी हुक्मरान हो दूसरे हों, इनको कोई ना कोई दूसरा आकर इनकी हुकूमत गिरा देता और खुद जो है मुल्क पर कब्जा कर लेते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर अपना एक ग्रुप बनाया। वो कैसे, आइए डिटेल से समझते हैं। वो ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि जितने भी हुक्मरान आते थे उनको कोई दूसरा आकर गिरा देता था। लेकिन उमर अल बशीर ने अपनी हुकूमत को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बनाए और सूडान के अंदर जो मुख्तलिफ इलाके थे, जैसे दारफोर का इलाका है, वो समझ लें कि जैसे पाकिस्तान में बलोचिस्तान है कि जो हालत सुबह बलोचिस्तान की हुकूमत की तरफ से की जाती है और जो पॉलिसीज़ बलोचिस्तान को लेकर अपनाई जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से सूडानी हुकूमत ने यानी उमर अल बशीर ने दारफोर के इलाके को महरूम रखा वसाइल से और जो पैसा आता था हुकूमत का, मतलब बुरा हाल था वहाँ पर। ज़ाहिर उमर अल बशीर ने 30 साल हुकूमत की और 30 साल हुकूमत के दौरान ज़ाहिर है जो करप्शन होती थी, जो पैसा आता था, वो इस सूबे तक नहीं पहुंचता था दारफोर के इलाके में। तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फिर बगावत होना शुरू हो गई और उस बगावत को दबाने के लिए एक ग्रुप था जंजावीद के नाम से। अब वो ग्रुप क्या करता था, ये लोग
हुकूमत से पैसा लेकर हुकूमत इनको फ़ंड करती थी, यानी उमर अल बशीर इनको प्रॉपर फ़ंड करता था और ये लोग वहाँ की बगावत को कुचलते थे। जो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे पूरा का पूरा गाँव जला देते थे। अब इन लोगों को जंजावीद कहा जाता था। अब यही बाद में जो जंजावीद के जो कातिल थे इन्हीं को बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स का नाम दे दिया गया, RSF के नाम से, रैपिड सपोर्ट फोर्स। 2011 में जो आप देख रहे हैं कि दारफोर के इलाके में इन्होंने कत्लेआम किया। उमर अल बशीर ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इनको पैरामिलिट्री फोर्स बना दिया। ये हम इसी तरह से कह सकते हैं कि जैसे ज़ियाउल हक ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए तालिबान बनाए, उनको इस्तेमाल किया अपने मफाद के लिए, अपनी हुकूमत, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। बिल्कुल हम उसी सिनेरियो के अंदर इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसने RSF बनाई। इसी तरह से SAF जो सूडानीज़ आर्मी फोर्सेस थी, जो ऑफिशियल फोर्स है सूडान की, उसने भी इन्हीं फोर्सेस के साथ मिलकर दारफोर के इलाके और इसी तरह से दीगर इलाकों में कत्लेआम किया ताकि बगावत को दबाया जा सके। अब हम देखते हैं कि उमर अल बशीर के खिलाफ मुजाहरे क्यों शुरू हुए। साउथ सूडान जब अलग हुआ, इसके पीछे भी ज़ाहिर एक अमरीकी पॉलिसी थी, क्योंकि साउथ सूडान जो था वहाँ पर हुकूमत खास तवज्जो नहीं दे रही थी और वहाँ पर ज़्यादा जो अक्सरियत है वो ईसाई रहते हैं। और साउथ सूडान के अलग होने से जो ऑयल रिजर्व थे, 70% ऑयल रिजर्व थे, वो हुकूमत के इख्तियार से चले गए, यानी कि वो साउथ सूडान के हिस्से में आ गए। और जिसकी वजह से बाकी जो इलाके थे, खर्तूम और जो मेन इलाके थे सूडान के अंदर, वहाँ पर आवाम के ऊपर मईशती असर पड़ा, दबाव पड़ा, जिसकी वजह से वो 30 साल से जो पुराना हुक्मरान था उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। अब जब इन्होंने देखा, RSF ने और SAF ने, दोनों आर्मीज़ ने, एक पैरामिलिट्री फोर्स थी और एक बाकायदा सूडानी आर्मी थी। अब इन दोनों ने जब देखा कि हम इस शख्स को यानी उमर अल बशीर को ज़्यादा देर तक नहीं बचा सकते आवाम से, तो हम इसको खुद गिरा देते हैं। तो इसलिए उन्होंने, दोनों ने मिलकर, दोनों की प्लानिंग से उन्होंने उमर अल बशीर को इक़्तिदार से हटा दिया। उमर अल बशीर ने बहुत सारे और ग्रोह बनाए थे। वो ग्रोह क्या करते थे, कैसे काम करते थे, बैरूनी कौन सी ताकतें उसके अंदर शामिल थी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये बिल्कुल मुख्तसर सा आपको बैकग्राउंड बताया था ताकि सियाको सबाक आपको समझ में आ सके। तो सूडान में जंग की जो पूरी कहानी है और इसकी जो वजूहात हैं, किरदार, इसके अंदर जो मुख्तलिफ ताकतों का रहा है और मौजूदा सूरत हाल क्या है, वो तमाम हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जंग का जो आगाज़ है वो एक पुराना डिक्टेटर है, उसको गिरा दिया जाता है 2 मिलिट्री ग्रुप्स के ज़रिए से। बुरहान एक जिसका नाम था, एक हिमायती जिसको कहते हैं। बुनियादी तौर पर जो ये जंग थी ये गोल्ड और पावर के कंट्रोल पर लड़ी जा रही है और मुख्तलिफ ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। और इस लड़ाई की वजह से जेनोसाइड एट्रोसिटीज़ हुई हैं और एक्सटर्नल एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं, जैसे UAE। और गोल्ड और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के बदले में इन ग्रुप्स को फ्यूल किया जा रहा है। तो इस जंग से दुनिया के बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक क्राइसिस जो है वो सूडान के अंदर चल रहा है कि जिसमें मुसलमान ही सफ़र कर रहे हैं। ओके, तो ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये शख्स उमर अल बशीर है कि जिसने 30 साल सूडान पर हुकूमत की। और 2011 में जब साउथ सूडान अलग हुआ सूडान से, तो सूडान अपने ऑयल रिज़र्व का एक बड़ा हिस्सा खो बैठा और जिसके बाद गोल्ड जो था यानी सोना, वो मुल्क की सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी बन गया। और बशीर ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जो जंजावीद का एक ग्रुप था, जो कातिलों का एक टोला था, उसको बाकायदा रस्मी हैसियत देकर उसको पैरामिलिट्री फोर्स बनाया और ये जंजावीद मलेशिया के नाम से जाने जाते हैं और आजकल इनको RSF के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप मैप पर देख रहे हैं, दारफोर का इलाका है सूडान का, यहाँ पर अक्सर जो तादाद है वो नॉन अरब्स की रहती है। अब ये जो मुल्क है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है और ये अफ्रीकी मुल्क भी कहलाता है और अरब मुल्क भी कहलाता है, यानी कि ये अरब लीग में भी शामिल है ये मुल्क। और ये जो ग्रुप था, इस शख्स का जो ग्रुप था जिनको जंजावीद कहा जाता है, ये 2003 के मैसेकर में शामिल थे, यानी 2003 में हज़ारों लोगों को कत्ल किया इस इलाके के अंदर। कत्लेआम शुरू किया क्योंकि वहाँ की आवाम हुकूमत से खुश नहीं थी, क्योंकि उनको रिक्वायर्ड जो चीज़ें थी, जो हुकूक थे, वो उनको मुहैया नहीं थे, वो मिल नहीं रहे थे। और जंग की बुनियादी वजह जो है वो ये 2 ग्रुप्स हैं। SAF लीडर, ये जो बंदा है आप देख रहे हैं, अब्दुल फत्ताह बुरहान, और हिमायती RSF का लीडर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उमर अल बशीर। इन दोनों को उसी शख्स ने बनाया। SAF सूडानीज़ आर्म फोर्सेस, ये सूडान की ऑफिशियल आर्मी है और जिसके लीडर अब्दुल फत्ताह बुरहान है, जो इस वक्त डिफेक्टो लीडर हैं। और बुरहान खतूम ये एक एलीट तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये शख्स है मोहम्मद हमदान दागलो, जिसको हिमायती भी कहते हैं।
और ये जंजबीद मलेशिया का लीडर था और इसने हुकूमत के कहने पर और सूडानीज़ आर्मी के साथ मिलकर दारफोर के अंदर कत्लेआम किया और फिर 2013 के अंदर उमर अल बशीर ने इसको बाकायदा रस्मी हैसियत दे दी और पैरामिलिट्री फोर्स बना दिया सूडान की। सेम स्टोरी हम पाकिस्तान में देखते हैं। ये बातें खुद पाकिस्तानी हुकूमती अफराद ने मीडिया पर आकर कही कि ये हमारी गलती थी, हमने इनको बनाया था। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. अब यही सीन सूडान के अंदर हो रहा है कि जो ग्रुप्स उन्होंने खुद अपनी हिफाजत के लिए बनाए थे वही ग्रुप उसी हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं और पाकिस्तान के अंदर भी यही कुछ होने जा रहा है या होने की तैयारी की जा रही है कि तालिबान के जिनको बनाया गया था अफगानिस्तान में लड़ने के लिए वही तालिबान पाकिस्तान की तरफ पलट कर आ गए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को गिराना चाहते हैं और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। दारफोर में जुल्म करने की एक वजह यह भी थी कि जिन इलाकों में नॉन अरब्स रहते थे वहाँ पर बहुत सारे गोल्ड पाया जाता था, गोल्ड की माइंस थी, इसलिए वहाँ पर कंट्रोल बनाने के लिए आवाम को वहाँ से डिस्प्लेस करना ज़रूरी था। इस काम के लिए उसने RSF को यूज़ किया। इसके बदले में उमर अल बशीर ने उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी और दारफोर की जो गोल्ड माइंस थी पूरा कंट्रोल इस शख्स के पास था, हमदान के पास, जिसको हिमायती भी कहते हैं, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। और जब इन्होंने खर्तूम के ऊपर कब्जा किया था RSF ने, जो खर्तूम की जो गोल्ड माइन की जो इंडस्ट्री थी वहाँ से $150 मिलियन मालियत का जो गोल्ड था वो इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और ज़ाहिर है वो सारा का सारा UAE ले जाता है। अब 2019 के अंदर जो प्रोटेस्ट शुरू हुए इसके पीछे तो बैरूनी अवामिल भी ज़ाहिर है वो थे ही, लेकिन सूडान के अंदर के मामलात को अगर हम देखें तो सूडान के अंदर जब ये साउथ सूडान अलग हुआ था तो 70% जो ऑयल रिजर्व थे वो साउथ सूडान के हिस्से में चले गए थे और जिसकी वजह से सूडान की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे करना शुरू हो गई। जब इन्होंने देखा कि ये मुजाहरे हमारी कंट्रोल से बाहर हैं और RSF ने और SAF ने दोनों ने मिलकर मुजाहिरीन को कुचलने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए और कत्लेआम भी किया, लेकिन जब इन्होंने देखा मुजाहरे हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम उमर अल बशीर को ही हुकूमत से हटा देते हैं। और फिर उन्होंने वही किया कि जो सूडान के अंदर होता आ रहा था कि उन्होंने उमर अल बशीर को गिरा दिया और आवाम को उल्लू बनाया और कहा कि भाई हम सिविलियन रूल यहाँ पर लाएंगे। इन्होंने ये वादा किया आवाम से और फिर ऐसा नहीं हुआ। 2 साल तक ये वादे वईद चलते रहे और वो खुद हुकूमत में बैठे रहे। बीच में इन्होंने 2022 के अंदर एक मुआहिदा भी किया कि हम बाकायदा एक सिविलियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, लेकिन खुद इन्हीं के प्रेशर पर और ख़ुद इन्हीं की प्लानिंग के तहत इस्तीफ़ा ले लिया गया और फिर दोबारा से इन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया। और पहले तो ये ठीक चल रहे थे लेकिन 2023 के अंदर इनके दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया। क्यों, आइए समझते हैं। अब इनके अंदर जो सबसे बड़ा इख्तलाफ हुआ वो ये था कि RSF को, रैपिड सपोर्ट फोर्स को SAF में मर्ज कर दिया जाए, यानी कि ये बाकायदा अलग से ऑपरेट ना करे बल्कि ये सूडानी आर्मी के अंदर ही मर्ज हो जाए। अब इसके अंदर इख्तलाफ इनका ये हुआ कि जो बुरहान था वो कहता था कि भाई 2 साल के अंदर अंदर इस पैरामिलिट्री ग्रुप को मर्ज करना चाहिए SAF के अंदर, सूडानी आर्मी के अंदर, लेकिन हिमायती साहब वो कहते थे कि भाई 10 साल के अंदर हम इसको मर्ज करेंगे, यानी ज़्यादा वक्त मुझे दरकार है कि हम इसको SAF के अंदर मर्ज करें। और बुरहान अपनी हुकूमत, अपना इक़्तिदार जो है वो मजबूत करना चाहता था और ज़ाहिर हिमायती जो था वो वाइस चेयरमैन था, तो हिमायती को ये शर्त मंजूर नहीं थी। क्यों मंजूर नहीं थी? इसके पीछे बैरूनी ताकत थी जैसे UAE, तुर्की और इसी तरह से दीगर ममालिक, क्योंकि हिमायती के कंट्रोल में बहुत सारी गोल्ड माइंस थी, पूरा इसका एक नेटवर्क था। ज़ाहिर है UAE ने RSF को सपोर्ट किया। इसके बारे में हम आगे जाकर डिटेल से बात करेंगे। अब हिमायती जो रैपिड सपोर्ट फोर्स का लीडर था उसका एम्पायर देखें, उसकी गोल्ड माइन का जो बिजनेस था, असलहा इसको मुख्तलिफ ममालिक देते थे, इसी तरह से मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर इसकी मिलिट्री बेसिस थी। और ये जो आप गोल्डन कलर के एरियाज देख रहे हैं ये सारा गोल्ड रिच एरिया है, ये सारा इसका कंट्रोल था इस एरिया के अंदर। अब यहाँ पर देखें जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये ऑयल फील्ड्स हैं और ये जो गोल्डन डॉट्स हैं ये सारे गोल्ड माइंस हैं। अब इन इलाकों पर हिमायती का सारा कंट्रोल था। अब इन दोनों ग्रुप्स को मुख्तलिफ ममालिक की सपोर्ट थी, जैसे बुरहान को रशिया सपोर्ट कर रहा था और चाइना भी अपने मफादात के लिए सपोर्ट कर रहा था।
और इसी तरह से सऊदी अरब जो है वो इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है, और मिस्र जो है वो हिमायती को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से मुख्तलिफ ममालिक दोनों ग्रुप को जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सपोर्ट करते हैं, और बीच में जो कुर्बान होता है वो मुसलमान होता है। इस इख्तलाफ के बाद अप्रैल 15, 2023 को खार्तूम के अंदर शदीद लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। और आरएसएफ ने यूएई के भरपूर सपोर्ट के साथ खार्तूम को और प्रेसिडेंशियल पैलेस को और एयरपोर्ट को अपने कब्जे में कर लेते हैं। एसएफ आर्मी के लिए पोर्ट सूडान बहुत अहम था, तो यहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है जहाँ से वो अपनी रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, जहाँ से इनको असलहा आता है, और मिलिट्री के लिए एसएएफ के लिए ये पोर्ट बहुत ही अहम था। दोनों ग्रुप्स ने सूडान को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब आप इस मैप के अंदर देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर है वो आरएसएफ के कंट्रोल में है, और खार्तूम का अक्सर इलाका भी वो भी आरएसएफ के कंट्रोल में था, और ईस्ट नॉर्थ का ज़्यादातर इलाका वो एसएफ के पास है। और इस मैप के अंदर आप देखें गोल्ड माइनिंग वाला जो एरिया था वो ज़्यादातर एसएएफ के पास है, कि जो खार्तूम से नॉर्थ की तरफ ज़्यादातर जो इलाका है कि जिसके ऊपर ये यूएई की मदद से कब्जा करना चाहते थे। इससे पहले कि सूडान के अभी मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, उससे पहले आपको मैं इसके जोग्राफिया के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये बुक है द प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी। इस बुक के अंदर जो अफ्रीका वाला जो चैप्टर है, इसको पढ़ के मुझे अंदाजा हुआ कि आजकल जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे बरतानिया का कोई ना कोई हाथ होता है। जैसे फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला चल रहा है, इसके पीछे भी जो जड़ है मसले की वो बरतानिया ने पैदा की, और सूडान के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से मामला चल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मसला कश्मीर चल रहा है, ये भी बरतानिया का ही पैदा किया हुआ है। बरतानिया का तो ये मोटो रहा है कि डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और हुकूमत करो। सूडान के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इस किताब के अंदर जो सबसे अहम चीज़ थी जो आपको बतानी थी वो ये है कि मैनी अफ्रीकन्स आर नाउ पार्शली द प्रिजनर्स ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी द यूरोपियंस मेड। ये सफ़ा नंबर 122 के ऊपर इसमें लिखा हुआ है, प्रिजनर्स ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी द यूरोपियंस मेड and of the natural barriers to progression with which natures endowed them from they are making modern home and in some case vibrant connected economies। पूरे अफ्रीका के अंदर जो उन्होंने लाइलें खींची थी, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर तकसीम किया था, बिना इसके कि मुख्तलिफ ट्राइब्स जो है वो रहती हैं इलाके के अंदर। उन ट्राइब्स का जो वहाँ पर इन्फ्लुएंस था, मुख्तलिफ ट्राइब्स जो थी उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। आधा जो कबीला था वो इस हिस्से में तकसीम हो गया, आधा कबीला दूसरे हिस्से में, मुल्क के दूसरे हिस्से में तकसीम हो गया, जिसकी वजह से इन ममालिक की आपस में जंगें भी रहती हैं। अब अगला जो जुमला है, द मॉडर्न सिविल वार्स आर नाउ पार्शियली आर रिजल्ट्स ऑफ द कॉलोनियलिस्ट हैविंग टोल्ड डिफरेंट नेशंस दैट दे वर वन नेशन इन वन स्टेट। मॉडर्न जितनी भी सिविल वार्स हो रही हैं उसमें जो बुनियादी जड़ है वो ये बताई गई है कि इनको ये बताया गया था कि आप वन नेशन हो, यानी जिसको हम आजकल जो इस्तेलाह हम सुनते हैं नेशन स्टेट। यहाँ पर एक और बात लिखी है कि अफ्रीका हैज़ बीन इक्वली कर्स्ड एंड ब्लेस्ड बाय इट्स रिसोर्सेज। अब यहाँ पर लिखा है कि अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जो अफ्रीका के लिए रहमत भी हैं और इसके लिए वबाल जान भी बन चुके हैं, क्योंकि अफ्रीका के अंदर जितनी भी खाना जंगी की जाती है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए की जाती है मुख्तलिफ ममालिक के इन्फ्लुएंस से। इसी तरह से इस किताब में ये भी लिखा है कि अफ्रीका के अंदर से जब सल्तनत उस्मानिया कायम थी और अरब रियासतें, वो भी सूडान के अंदर से गुलाम वगैरह ख़रीद कर लेकर जाते थे। अब ये सूडान के अंदर देख लें कि कितने ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं, और इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। आधे कांगो में है, आधे कीनिया में है, आधे मिस्र में है, आधे सूडान में है, आधे नाइजीरिया में है। तो इसी तरह से इनका आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, और आप अंदर के मुल्क के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अब इस किताब में ये लिखा हुआ है कि द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स विद सूडान, सोमालिया, कीनिया, एंगोला, the Democratic Republic of Congo, Nigeria, Mali and elsewhere are evidence that European idea of geography did not fit the reality of Africa's demographics। ये बहुत अहम नुकता है कि जो डेमोग्राफिक्स हैं अफ्रीका के, यानी कि जो वहाँ पर कबीले हैं मुख्तलिफ रहने वाले, उनके मुताबिक जियोग्राफी डिज़ाइन नहीं किया गया, बल्कि मेरे ख्याल से बाकायदा इस प्लानिंग के तहत ये डिज़ाइन किया गया कि इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे और इनकी दौलत लूट कर वेस्ट जो है वो खाता रहे। तो इस किताब के अंदर जो कुछ बयान किया गया है कि बरतानिया ने जो अफ्रीका की लाइंस खींची थी बॉर्डर्स की, और वहाँ के रिसोर्सेज को लूटा था, और वो बॉर्डर्स की जो लाइंस थी आज भी वो इन ममालिक के अंदर सिविल वार की वजह बने हुए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ पर 12 मिलियन लोग, यानी 1 करोड़ 20 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं।
यानी बेघर हो चुके हैं। बाकायदा रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कि सिस्टमेटिक सेक्सुअल वायलेंस की गई है आरएसएफ की तरफ से। और दूसरी तंजीम और दूसरा जो ग्रुप है एसएएफ, वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, बल्कि ये पहले दोनों एक ही ग्रुप थे और उमर अल बशीर के लिए ये दारफोर के अंदर और दीगर सूडान की जगहों के अंदर ये कत्लेआम करते थे दोनों मिलकर। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि इन्होंने सऊदी अरब के लिए किराए के फ़ौजी दिए थे यमन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। इसी तरह से अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया गया है सूडान के अंदर। 12 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और 25 मिलियन यानी 20 करोड़ 50 लाख लोग भूख का सामना कर रहे हैं। इनकी गेम चेक करें कि आरएसएफ और एसएएफ दोनों के पास गोल्ड के जो रिसोर्सेज हैं वो मौजूद हैं, इसी तरह से बाकी जो मिनरल्स हैं वो भी मौजूद हैं। मज़े की बात यह है कि मैप के अंदर जो आप देख रहे हैं कि नयाला जो इलाका है ये आरएसएफ का एक गढ़ समझ लें। इसी तरह से डोंगला और खरतूम जो शहर है ये एसएएफ का इलाका कहलाता है। जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो नयाला के एयरपोर्ट से यूएई जाते हैं और एसएएफ जो गोल्ड यहाँ से निकालता है वो सारा इजिप्ट के ज़रिए से दुबई के अंदर पहुँचता है। यानी दोनों ग्रोह जो आपस में लड़ रहे हैं और सूडानियों का कत्लेआम कर रहे हैं, अपने ही शहरियों का, अपने ही हमवतनों का कत्लेआम कर रहे हैं। दोनों ममालिक जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं यूएई को। All the gold produced in Sudan, whether in Rapid Support Forces areas or areas controlled by the Sudanese army, end up in United Arab Emirates. दोनों ग्रुप चाहते हैं कि एक दूसरे को ख़त्म करके पूरे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया जाए और हुकूमत और इक़्तिदार को संभाला जाए, लेकिन दोनों किसी और की कठपुतली बने हुए हैं। अब मौजूदा हालात क्या हैं और कौन कौन से ममालिक इसके अंदर शामिल हैं, किस मुल्क का क्या इंटरेस्ट है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम खुलासा इसका बयान करते हैं। तो सारी स्टोरी को मुख्तसर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि वो सूडान के जो 1 जनवरी 1956 में आज़ाद हुआ था, 2 साल के बाद ही उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है और ये सिलसिला चलता चलता उमर अल बशीर तक पहुंचता है। उमर अल बशीर ये सोचता है कि भाई बाकी हुकूमतें जो पीछे गिरी हैं, कोई ना कोई फौजी जनरल आकर गिरा देता था। तो इसने क्या किया, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए ताकि वो इसके इक़्तिदार को, इसके ग्रुप को, इसकी हुकूमत को प्रोटेक्ट कर सकें। मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स, वहाँ पर कबाइल बहुत ज़्यादा हैं और हर कबीले को खुश रखना नामुमकिन सी बात होती है। इसलिए वो कबाइल और ख़ास तौर पर दारफोर का इलाके के जहाँ पर गोल्ड माइंस और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उन इलाकों में इसने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया। वो इसलिए कि जो भी पैसा आता था और जो करप्शन की नज़र हो जाता था, आवाम महरूम रहती थी। उस आवाम ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करना शुरू की कि जिनको कुचलने के लिए 2003 में जनजवीद नामी ग्रुप को इस्तेमाल किया गया कत्लेआम के लिए। सूडानी आर्मी भी इसके अंदर शामिल थी और इन्होंने वहाँ पर जेनोसाइड किया। तो जब साउथ सूडान अलग हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन ज़्यादा रहते थे और उमर अल बशीर की हुकूमत ने साउथ सूडान का जो इलाका था वहाँ पर भी कोई ख़ास तरक्की नहीं की थी और वहाँ पर भी जो उनके हुकूक थे, जो पैसा था, वहाँ पर नहीं लगाता था, जिसकी वजह से वो मुल्क भी अलग हो गए और अलग करने में भी अमेरिका शामिल था। उस वक्त ओबामा की हुकूमत थी। अब साउथ सूडान जब अलग हो गया तो 70% जो ऑयल रिजर्व्स थे वो साउथ सूडान के हिस्से में आ गए और इसका सूडान की मईशत के ऊपर ओवरऑल बहुत गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से 2019 में उमर अल बशीर के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे होना शुरू हो गए और ये मुज़ाहरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और रजीम चेंजिंग का जो पूरा जो मामला था वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों ने, आरएसएफ और एसएएफ ने, कि उमर अल बशीर ने जिन दोनों को बहुत मजबूत किया हुआ था, एक के हवाले मैन्युफैक्चरिंग, असलहे की मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकम्युनिकेशन और बाकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो एसएएफ के हवाले की हुई थी, और दूसरी तरफ आरएसएफ को गोल्ड माइंस, रिसोर्सेज और असलहे को बेचना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ज़्यादातर जो फाइनेंशियल जो हिस्सा था वो आरएसएफ के हवाले किया हुआ था। अब इन दोनों ने सोचा कि भाई ये जो मुज़ाहरे हैं आउट ऑफ कंट्रोल और हो रहे हैं, तो क्यों ना हम हुकूमत को गिराकर खुद इक़्तिदार संभालें। तो इन्होंने आवाम को धोखा दिया। इन्होंने आवाम से वादा किया कि हम एक सिविलियन गवर्नमेंट लाएंगे और 2 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। इन्होंने एक गवर्नमेंट कायम की भी थी और फिर खुद ही उनसे इस्तीफ़ा भी ले लिया और फिर ये खुद इक़्तिदार में आ गए। अब इन दोनों के दरमियान झगड़ा इस बात पर शुरू हो गया कि आरएसएफ की जो पैरामिलिट्री फोर्स थी इसको मर्ज करना था एसएएफ के अंदर, सूडानी आर्मी के अंदर, और बुरहान का कहना था कि इसको 2 साल के अंदर अंदर ही मर्ज किया जाए एसएएफ के अंदर, लेकिन हिमायती का ये कहना था कि नहीं, 10 साल के अंदर इसको मर्ज करेंगे। अब इस बात के ऊपर उनका इख्तलाफ हुआ और आपस में इनकी जंग शुरू हो गई।
जंग की बुनियादी वजह ये थी कि RSF का ज़्यादातर कंट्रोल रिसोर्सेज पर था, गोल्ड माइंस पर था, और बुरहान ये चाहता था कि ये सारा कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए, और ये वाइस चेयरमैन था, हिमायती। लेकिन इस बात पर इनका इख्तलाफ हो गया, और चूँकि पैसा सारा जो आता था वो RSF को आता था, इसलिए RSF को SAF के अंदर ही मर्ज करना चाहता था। इस बात के ऊपर आकर इनकी आपस में जंग शुरू हो गई। और इस जंग का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा था वो अमेरिका, अरब ममालिक, ख़ास तौर पर UAE ने उठाया, और ये बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं कि UAE का असलहा और अमेरिकी असलहा ये RSF को दिया जाता था कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ते थे। और इन्होंने हाल ही में, गुज़श्ता महीने में, बल्कि इसी महीने ही इन्होंने कई हज़ार मुसलमानों का कत्ल किया है। तो ये मुख्तसर सा खुलासा था इस पूरी कहानी का।